हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस पे अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक हमने लिया है दिल्ली सल्तनत से। इसमें हम देखेंगे गुलाम वंश। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया जो अभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है 1206 से लेकर 1526 तक का जो पीरियड है, ये दिल्ली सल्तनत के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में अभी तक कितने राजवंश हुए? दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए थे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो वंश हुआ है गुलाम वंश, ये 1206 से लेकर और 1290 तक इसने शासन किया और कुल 84 ईयर्स, कितना 84 ईयर्स इसने शासन किया। वहीं इसके बाद दूसरा खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया और इसने कुल मिलाकर खिलजी वंश 30 वर्ष तक रहा, 30 ईयर्स तक रहा। वहीं तुगलक वंश इसके बाद आता है। तो तुगलक वंश दोस्तों 1320 से लेकर 1414 तक इसने 94 ईयर्स, सबसे ज़्यादा 94 ईयर्स। वहीं सैयद वंश देख लेते हैं। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? सैयद वंश। ये 14 से लेकर 1451 तक, 1451 के बीच में कुल 39 ईयर, 37 ईयर्स, कितना 37 ईयर दोस्तों इसने शासन किया। वहीं लोधी वंश देखते हैं। तो लोधी वंश सबसे अंतिम गुलाम जो हमारा दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश जो था सबसे अंतिम वंश था, जिसने शासन जो किया 14 से 51 से लेकर 1526 तक। तो कुल कितना शासन किया इसने? 15 ईयर्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा अगर किसने किया, तो वो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा राजवंश कौन सा, तो वो था तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश। वहीं अगर देखा जाए कि सबसे कम समय तक शासन किसने किया, किस वंश ने, तो वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश ने मात्र कितना किया? 30 वर्ष तक। वहीं तुगलक वंश ने कितना किया? 94 वर्ष तक किया है। तो अब हम देखते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का दोस्तों जो समय है वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक माना गया है। तो गुलाम वंश का जन्म या गुलाम वंश को अन्य किस नामों से भी हम जानते हैं? तो इसको दास वंश के भी नाम से जाना जाता है, ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है और इलवरी वंश के नाम से जाना जाता है। तो गुलाम वंश को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों हम गुलाम वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का जो संस्थापक था, किसे माना गया? गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका संस्थापक माना गया। तो कब से कब? 1206 तक और 1210 ईस्वी के बीच में किसने शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर हम जन्म की बात करें तो कब होता है? 1150 ईस्वी में, 1150 ईस्वी में होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो सैन्य इसकी राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये इंद्रप्रस्थ इसने बनाई थी। इंद्रप्रस्थ यानी इंद्रप्रस्थ जहाँ आज वर्तमान में दिल्ली है, और वैसे इसकी राजधानी जो थी वो कौन सी थी? लाहौर थी। लाहौर थी, जो इसी वहीं पर इसका राजवेशक होता है। तो दोस्तों क्या है, बचपन में क्या है, इसे मिर्जा अजीज कोका ने खरीद लिया था, क्योंकि इसे बचपन में दोस्तों क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया जाता है। कुतुबुद्दीन को बेच दिया जाता है। कहाँ बेचा जाता है? निसापुर के बाजार में दोस्तों, निसापुर के बाजार में इसे बेचा जाता है। और फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी ने इसको खरीद लिया और उससे इसे किसने? मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। तो कोकी से किसने खरीद लिया था? गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीद लिया।
मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधियां दी, मलिक और सिपह सलार प्रदान की थी। किसने की थी? मोहम्मद गौरी के द्वारा। दोस्तों ऐबक जो था वो कौन था? गौरी का एक तो दास भी था, दूसरा क्या था? दामाद भी था। ये दामाद भी था। आगे देखते हैं दोस्तों। गौरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखुर पद दिया। तो गौरी ने क्या किया दोस्तों? अमीर ए आखुर पद पर इसे आसीन किया। अमीर ए आखुर का जो अर्थ होता है घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। अमीर ए आखुर कौन होता है? घोड़े के अस्तबल का जो प्रमुख होता है उसे अमीर ए आखुर कहा जाता है। दोस्तों देखते हैं ऐबक का अदर नेम। ऐबक को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे हम कहें पील बख्श। तो पील बख्श का दोस्तों होता है हाथियों का दान करने वाला। वहीं लाख बख्श भी कहा गया, लाखों का दान करने वाला। हातिम ताई भी कहा गया। और कुरान खां, यानी कुरान जो था, कुरान खां इसलिए कहा जाता कि कुरान में पढ़ता था, कुरान का पाठ करने वाला था, वो कुरान का पाठ किया करता था, इसलिए कुरान खां भी कहा गया, हातिम ताई कहा गया, लाख बख्श भी कहा गया। तो दोस्तों उसको कई नामों से जाना जाता है। और वहीं उसे अमीर ए आखुर किसने बनाया था? मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों लाहौर में क्या होता है? लाहौर में उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु होती है। चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है? जो दोस्तों आगे देखते हैं। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और ना ही खुतबा मतलब क्या होता है? अपने प्रशंसा के लिए जो नवाज होती तो उसमें खुतबा पढ़वाया जाता अपनी प्रशंसा करने के लिए। तो ऐसा भी उसने खुतबा भी नहीं पढ़वाया और ना कोई सिक्का चलाया था। ऐबक जो था दोस्तों बख्तियार काकी का शिष्य था। एक सूफी संत थे बख्तियार काकी। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी के शिष्य थे। कौन? ऐबक। तो दोस्तों क्या होता है? बख्तियार काकी के गुरु जो थे, अगर हम बात करें बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी के जो गुरु थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और बख्तियार कोकी किसके गुरु थे? ये ऐबक के गुरु थे। तो ऐबक क्या दोस्तों? ऐबक के निर्माणकार देख लेते हैं। ऐबक ने क्या क्या निर्माण कराया भारत में? तो इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया दोस्तों? दिल्ली में कराया। तो ये उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद है। उत्तर भारत की क्या है? प्रथम मस्जिद है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है वो पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित है। किसके स्थान पर है दोस्तों? इसको तोड़ फोड़ के किसका बनाया गया था? जो पृथ्वीराज तृतीय का किला जो था राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित है। वहीं दोस्तों इसमें अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो उसमें बनाया था दोस्तों, कहा जाता है ये अजमेर में बनवाया है। और ये किसके स्थान पर बनाया गया था? विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ। ये विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया था। संस्कृत विद्यालय बनाया गया था। उसी को तोड़ फोड़ कर क्या बनाया गया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था। तो इसने जो पहली मस्जिद बनाई थी ये राय पिथौरागढ़ को तोड़ के बना दिया। और वहीं इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो बनाई वो इसने विग्रहदेव का संस्कृत विद्यालय के तोड़ कर इसने बनाया। वहीं दोस्तों क्या कुतुबुद्दीन का निर्माण शुरू कराया। जो कुतुब मीनार था उसका दोस्तों इसने निर्माण कार्य चालू कराया और 1 मंजिल तक उसको बनाया था।
इसकी जो हाइट है दोस्तों 72.5 सेंटीमीटर से है। 1993 में दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया गया। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से शामिल कर लिया गया। दोस्तों कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये जो अभी हमने बताया था, सूफी संत कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी के नाम पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कराया था। ऐबक को ही गुम्मद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। तो ऐबक को दोस्तों किसका? गुम्मद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। तो देख लेते हैं गुम्मद कला दोस्तों क्या होती है। इस तरह की, जिस तरह से देख सकते हैं आप कि गुम्मद कला जो होती है इस तरह की। तो मेहराब कला का जनक किसे कहा जाता है? ऐबक को। ऐबक का जो दरबारी कवि हसन निजामी था, और हसन निजामी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो ताजुल मासिर है। ऐबक का दोस्तों मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये लाहौर में स्थित है। और इसे किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने इसे बनवाया था। इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दोस्तों जो आराम शाह होता है वो इसकी गद्दी पे बैठता है 1210 से और 1211, यानी अल्प समय के लिए ये राजगद्दी पर आसीन होता है। इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया। और कहाँ हराया? झुंड के युद्ध में किसने? इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया। आराम शाह को हरा दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों क्या है, क्योंकि ये एक अक्षम अयोग्य व्यक्ति था, इसमें शासक बनने के कोई गुण नहीं थे, इसलिए वहाँ की जो जनता थी वो भी दोस्तों इससे खुश नहीं थी। और उस समय जो इल्तुतमिश था वो बदायूं का इक़्तिदार था। कहाँ का? बदायूं का गवर्नर था। तो उसने दिल्ली में आया और इसको पराजित करके स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश देखते हैं तो 1211 से लेकर 1236 तक, तो 1211 से लेकर 1236 तक किसने शासन किया? इल्तुतमिश के द्वारा शासन किया जाता है। इसे गुलाम कहा गया। किसे? इल्तुतमिश को। क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि ये जो दास था, गुलाम था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो ये गुलामों का गुलाम था। कौन? इल्तुतमिश। तो इसकी दोस्तों जो उपाधि थी अमीर उल उमरा किसकी उपाधि दी गई थी? इल्तुतमिश को। इसके जो पिता थे वो कौन था? इलिम खां। कौन? इसके जो पिता थे। तो दोस्तों इल्तुतमिश जो था शमसी वंश का शासक था। कैसा था? शमसी वंश का शासक था। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था। तो इसी के नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा दोस्तों। इसी इल्तुतमिश का जो शमसी वंश था इसी के नाम पर इसे शमसी वंश भी कहा गया। तो दोस्तों जो आगे देखते हैं, एक मिनट। तो राजधानी, जूम ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो इल्तुतमिश देखते हैं। हाँ, तो इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। इलिम खां इसके पिता थे। राजधानी इसने कैसे बनाया था? अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर थी, और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली बनाया था। इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो जो दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? इल्तुतमिश को, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। दोस्तों क्या? इल्तुतमिश के द्वारा कौन सी प्रथा चलाई गई थी? एकता प्रथा चलाई गई। आगे देखते हैं। तो अभी हमने बताया था कि जो इल्तुतमिश तो गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? ये बदायूं का गवर्नर था। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इल्तुतमिश ने एकता प्रथा तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। इसने क्या किया? तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। ये क्या होता है? 40 लोगों के दल का एक संघ बनाया था इसने।
40 लोगों का एक संघ बनाया था जिसे तुर्क ए चहलगानी का नाम दिया गया। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। किसने? इल्तुतमिश ने आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। और इल्तुतमिश के समय का इतिहास, इल्तुतमिश के ये समय का इतिहास है तारीख फिरोज शाही में किया गया। इसके दोस्तों जो लेखक हैं, तारीख फिरोज शाही के जो लेखक हैं वो कौन है? बर्नी। बर्नी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई तारीख फिरोज शाही, जिसमें किसके बारे में बताया गया? इल्तुतमिश के समय का इतिहास दिया गया तारीख फिरोज शाही में। खलीफा से दोस्तों किसने खिलियत प्राप्त किया? करने वाला कौन? पहला सुल्तान बना। तो इसने दोस्तों जो खिलियत प्राप्त किया है वो किससे प्राप्त किया था? खलीफा से। खलीफा से दोस्तों इसने खिलियत प्राप्त किया। आगे दोस्तों देखते हैं। हाँ, आगे दोस्तों खलीफा से खिलियत प्राप्त करने वाले जो पहला सुल्तान था, और उसने क्या सुल्तान की पदवी भी धारण की दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें तराइन का तृतीय युद्ध। दोस्तों तराइन का तृतीय युद्ध में क्या किया इसने? 1215 और 16 ईस्वी के बीच में क्या किया इसने? इल्दोज को इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया। इसने किसे? इल्दोज को पराजित किया, जो कि इल्दोज भी कौन था? मोहम्मद गौरी का एक दास था। और नसरुद्दीन कुप्चा भी दोस्तों क्या था? मोहम्मद गौरी का एक दास था। तो उसी में से दोस्तों क्या है? इल्दोज को इल्तुतमिश के द्वारा 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में दोस्तों इसको हरा दिया जाता है। दोस्तों जो खलीफा खिलियत प्राप्त करता है, किस खलीफा से करता है? ये बगदाद के खलीफा थे अल मुंतसिर बिल्हा। कौन? अल मुंतसिर बिल्हा। पूछ लिया जाता है कभी किस खलीफा ने इनको खिलियत प्राप्त दिया। तो अल मुंतसिर बिल्हा जो कि बगदाद के खलीफा थे दोस्तों, इनके द्वारा इसे खिलियत प्राप्त मिला था दोस्तों। आगे देखते हैं इल्तुतमिश के नाम के समय दोस्तों क्या है? 1221 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होता है। कब होता है? 1221 ईस्वी में। और ये दोस्तों क्या होता है? किसके नेतृत्व में होता है? चंगेज खां के नेतृत्व में होता है। और ये दोस्तों क्या है? ख्वारिज़म के जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां कहाँ तक आ गया था? सिंध नदी के तट तक आ गया था। ये सिंध नदी के तट तक आ गया था। आगे देखते हैं दोस्तों दिल्ली मकबरा। आगे देखते हैं मकबरा, इसका जो कहाँ है वो झांसी में। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो मकबरा शैली का दोस्तों इसे जनक कहा जाता है। किसका? मकबरा शैली का जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली में इसमें दोस्तों क्या है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। किसकी याद में बनवाया? बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया। बड़े बेटे महमूद की याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। कहाँ बनवाया? ये दिल्ली में बनवाया था दोस्तों। आगे देखते हैं याद में बनवाया था। टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया। दोस्तों क्या है? अभी तक जो सिक्के लिखे जाते थे, बने जाते थे, उन पे किसी टकसाल का नाम नहीं होता था। अब क्या है? इसने सिक्कों पर जो था, सिक्कों पर लिखवाना शुरू कर दिया था टकसाल का नाम। अतरांकित का दरवाज़ा कहाँ है? जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये भी दोस्तों याद रखने वाली बात है। दूसरे देखो इल्तुतमिश का जो दरबारी कवि था, इल्तुतमिश का दरबारी कवि मिनहाज उस सिराज था, जिसकी जो पुस्तक है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी है इसकी पुस्तक। ये किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज के द्वारा। इल्तुतमिश का मकबरा दोस्तों कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है, और उसे इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था। इसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों 1236 ईस्वी में, इल्तुतमिश ने दोस्तों क्या? कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। दोस्तों क्या हुआ? कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया।
इसके बाद दोस्तों जो इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज राजगद्दी पे बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज को राजगद्दी पे अमीरों के द्वारा बिठा दिया जाता है। तो ये कब से कब तक शासन इसने किया? 1236 से 1236 तक ही इसका शासन हो पाया, क्योंकि ये दोस्तों एक अयोग्य शासक था, अक्षम शासक था। और इसकी जो माँ थी दोस्तों शाह तुर्कान, तो इसने जो राजगद्दी हत्याई थी तो जो इसकी माँ थी शाह तुर्कान ही शासन चलाती थी। और इसके जो पिता थे वो कौन थे? इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश। तो रुकनुद्दीन जो फिरोज था वो कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश का ही पुत्र था। और इसकी जो माँ थी वो शाह तुर्कान थी। तो 1236 ईस्वी में दोस्तों ये गद्दी पे बैठता है। और उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश की जो पुत्री थी वो कौन? रजिया सुल्ताना। इसने शासन दोस्तों क्या किया? 1236 से 1240 ईस्वी तक किया, क्योंकि दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज को जो पराजित कर देती है तो दोस्तों क्या है, जो अमीर थे वो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतार देते हैं और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बिठाते हैं। तो तुर्की इतिहास में पहली मुस्लिम शासिका कौन बनती है? रजिया सुल्ताना। ये कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों। उसके खिलाफ होने वाले विद्रोह, तो रजिया के जो खिलाफ होने वाले विद्रोह अल्तूनिया का विद्रोह हुआ दोस्तों। इसे तवरहिंड भटिंडा में कहाँ होता है? तवरहिंड भटिंडा में किसका विद्रोह होता है? अल्तूनिया का विद्रोह। रजिया ने दोस्तों क्या किया? कुल्हा और चोगा धारण करती थी। रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। रजिया की जो हत्या दोस्तों कब हो गई? 25 दिसंबर 1240 को कैथल में हत्या कर दी जाती है। कैथल में 1240 ईस्वी में दोस्तों रजिया के द्वारा एक काला गुलाम था जिसका नाम अगर बात करें तो याकूत था, जिसे उसने अमीर ए आखुर का पद दिया। तो अमीर ए आखुर दोस्तों क्या होता है? अस्तबल का प्रमुख होता है, उसमें इसका पद बना दिया गया। और दोस्तों क्या होता है, ये अमीर लोगों को अच्छा नहीं लगा कि किसी रजिया के द्वारा किसी काले गुलाम को अमीर ए आखुर जैसे उच्च पद पर आसीन कर देना। दोस्तों कहा जाता है कि उसी समय अल्तूनिया का विद्रोह होता है। तो अल्तूनिया ने दोस्तों विद्रोह किया। तो उसके विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया रजिया ने? तो दोस्तों उसके संग वो विवाह भी कर लेती है। इसके बावजूद क्या होता है, उसे 25 दिसंबर 1240 ईस्वी को कैथल में उसकी हत्या कर दी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों रजिया के द्वारा जो शासन चलाया जाता है तो उसके बाद दोस्तों कौन गद्दी पे बैठता है? ये बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक बहराम शाह दोस्तों ये शासन करता है। बहराम शाह गद्दी पे बैठता है। आगे देखते हैं दोस्तों बहराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र था। बहराम शाह कौन था दोस्तों? ये इल्तुतमिश का ही पुत्र था। जैसे रुकनुद्दीन फिरोज के कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। और बहराम शाह भी इल्तुतमिश का पुत्र था। और ये रजिया का भाई था। रुकनुद्दीन फिरोज भी भाई था और ये बहराम शाह भी इल्तुतमिश का पुत्र और रजिया का भाई था। इसने अपना नायाब ममलिकत इसने एक नया पद बनाया जिसे नायाब ममलिकत कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख इसे नियुक्त किया? एतगीन को नियुक्त किया दोस्तों। इसमें दोस्तों आगे देखते हैं एतगीन की क्या करते हैं कि हत्या कर दी जाती है। एतगीन की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद तो तमर के नेतृत्व में मंगोलों ने क्या किया? तमर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों इल्तुतमिश के समय चंगेज खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है, वहीं इसके समय क्या है? तमर के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण होता है। और दोस्तों आगे क्या है? 1246 से 42 लेकर 46 तक कौन गद्दी बैठता है? मसूद शाह। मसूद शाह। तो दोस्तों क्या होता है, एतगीन की जो हत्या के पश्चात बदरुद्दीन सुंकर रूमी ने नायाब के अधिकार प्राप्त कर लिए थे।
तो दोस्तों मंगोलों ने क्या 1241 में बैराम शाह के समय में दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, क्योंकि इसने एक जो नया पद बनाया नायाब मुल्क की जगह इतगीन को इसने गद्दी पे अध्यक्ष बनाया। और दोस्तों उसकी जो कि हत्या कर दी जाती है इतगीन की। अब इसके बाद दोस्तों कौन गद्दी पे बैठता है? मसूद शाह। अगर इसका पूरा नाम देखा जाए अलाउद्दीन मसूद शाह 1246 से 1246। अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। कौन था ये दोस्तों? रुकनुद्दीन जो फिरोज, जो कि इल्तुतमिश के बाद जो गद्दी पे बैठता है, जो इल्तुतमिश का पुत्र था। तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह जो था रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था और इल्तुतमिश का कौन था? पौत्र था। तो दोस्तों ये भी एक दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था, ये नाममात्र का शासक था। इसके शासनकाल में दोस्तों क्या मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायाब और अबू बकर को वजीर बनाया गया था। तो इसके समय दोस्तों क्या कौन मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायाब बनाया गया था और अबू बकर को वजीर बनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों इसके बाद दोस्तों रुकनुद्दीन कोई इसमें बहुत बड़ा इसका रोल नहीं था और इसको गद्दी से हटा दिया जाता है। बलबन ने क्या किया, यहाँ पर क्या है, इसको गद्दी से हटा दिया जाता है। और एक जो 40 गुलामों का जो दल था दोस्तों, उसमें एक दास था बलबन। तो बलबन के द्वारा ही क्या होता है, रुकनुद्दीन फिरोज को जो मसूद शाह था इसको गद्दी से हटा दिया जाता है। उसकी जगह नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया जाता है। कब बिठाया जाता है दोस्तों? 10 जून 1246 में युवा नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान के पद पर आसीन हो जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? अमीरों के द्वारा। अमीरों के द्वारा उसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है। और दोस्तों जो किसके द्वारा सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल किसने किया? बलबन के द्वारा। बलबन जो था 40 जो दलों का जो एक सरगना था बलबन, तो पूरा 40 दल का जो संगठन था उसका प्रमुख कौन का था उस समय? बलबन था। और बलबन के द्वारा ही क्या है, नसरुद्दीन महमूद को इस पद पर बिठा दिया गया था। तो दोस्तों क्या होता है, इल्तुतमिश का ये पुत्र था। सल्तनत काल का इसे औरंगजेब भी कहा गया। तो दोस्तों अलाउद्दीन मसूद जो था वो रुकनुद्दीन का फिरोज का पुत्र था। वहीं अगर नसरुद्दीन महमूद कौन था? ये इल्तुतमिश का पुत्र था नसरुद्दीन महमूद। और ये सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है। और दोस्तों कहा जाता है इसके बारे में कि इसने टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। टोपी सीता था और उनको बेचकर अपना जीवन यापन करता था। दोस्तों आगे देखते हैं, नायाब मुमलिकम के पद पर इसे किसने, बलबन को इसने बिठाया। बलबन को इसने कौन सा पद दिया? नायाब मुमलिकम। महमूद बलबन का दामाद भी था। महमूद जो था दोस्तों बलबन का दामाद था, क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके संग कर दिया था? नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। दोस्तों शमसी वंश का खात्मा, प्रथम इलेवरी वंश का खात्मा। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, नसरुद्दीन महमूद के बाद शमसी वंश जो था वो ख़त्म हो जाता है और इसके बाद प्रथम इलवरी जो वंश था वो भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसके बाद कोई भी इल्तुतमिश का कोई पुत्र या कोई पौत्र राजगद्दी पर नहीं बैठता है, क्योंकि जो गद्दी अब हत्या ली जाती है वो किसके द्वारा हत्या ली जाती है? 40 दल का जो गुलाम था बलबन के द्वारा दोस्तों। तो बलबन अब गद्दी पर बैठ जाता है। ये 40 दल का गुलाम का प्रमुख था और इसने शासन दोस्तों 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका शासनकाल द्वितीय इलिवरी वंश का शुरुआत माना जाता है। द्वितीय इलिवरी वंश का शुरुआत माना जाता है और इसके द्वारा जो किस वंश था? बलबनी वंश थे। बलबनी वंश से संबंधित था। आगे देखें, अगर उसका पूरा नाम देखा जाए तो उसका पूरा नाम दोस्तों तो गयासुद्दीन बलबन। इसे दोस्तों जिले इलाही भी कहा गया और नियामत ए खुदाई। जिले ए इलाही और नियामत ए खुदाई। तो नियामत ए खुदाई का अर्थ जो होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त। नियामत ए खुदाई मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त और जिले इलाही का होता है ईश्वर की छाया। इसका जो अर्थ होता है ईश्वर की छाया और निम्मत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त।
ये इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन दोस्तों, और इसका जो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, बहाउद्दीन, इसने दोस्तों क्या है, उपाधि इसको दी गई थी। उपाधि किसकी? उल्गू खां की इसे उपाधि दी गई थी। ये उपाधि महमूद ने, नसरुद्दीन जो महमूद था, जो उसका दामाद था, इसने उसको उल्गू खां की उपाधि दी थी। और दोस्तों इसके द्वारा लौह और रक्त की नीति चलाई गई। लौह और रक्त की नीति चलाई गई किसके खिलाफ? मेवातियों के खिलाफ और दुश्मनों के खिलाफ। इसने कौन सी नीति अपनाई? लौह और रक्त की नीति। तुर्क ए चहलगानी का अंत किया। दोस्तों जो एक दल इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, जिसका खुद बलबन भी से एक सदस्य था, तुर्क ए चहलगानी का, इसने समाप्त कर दिया। ये दल को ख़त्म कर देता है, तुर्क ए चहलगानी का नष्ट कर देता है। दोस्तों इसके द्वारा सिजदा माने होता है झुकना, किसके सामने? सम्राट के या राजा के सामने झुकना। और पाबोस माने चूमना, उसके पैरों को चूमना। ये प्रथा किसने चलाई? बलबन के द्वारा चलाई जाती है दोस्तों। और इसने एक नौरोज उत्सव का शुरुआत करता है। कौन? बलबन। नौरोज उत्सव ये कौन सा? फारसी धर्म, फारसी पर्व है दोस्तों नौरोज, और की शुरुआत कौन करता है? और दोस्तों इसने मद्यपान, मद्यपान मतलब क्या होता है दोस्तों? शराब पर क्या निषेध कर दिया था? किसने? बलबन के द्वारा कर दिया था दोस्तों। और इसने गुप्तचर प्रणाली भी चलाई, जिन्हें गुप्तचर लोगों को बरीद कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई। दिल्ली सल्तनत में लागू होती है। फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया। फारसी पद्धति में क्या किया? दरबार का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की। सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती? बलबन के द्वारा। और 2 विभाग बनाए इसने, 2 विभागों की स्थापना की। वहीं बरीद मुमालिक, जो पहला इसने विभाग बनाया, बरीद मुमालिक, बरीद मुमालिक, ये कैसा था? गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग। वहीं एक था दीवान ए अर्ज, ये दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग था दोस्तों। ये दोस्तों किसके द्वारा चलाए गए थे? बलबन ने इनका गठन किया था। 2 विभाग, बरीद मुबालिक और दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग और गुप्तचर विभाग। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की। बलबन ने क्या? न्याय विभाग की भी स्थापना की दोस्तों। भाई बलबन के समय 1279 से 1285 से मंगोल आक्रमण हुए दोस्तों। बलबन के समय भी भारत के जो पश्चिमोत्तर सीमा में क्या हुआ? मंगोलों के द्वारा आक्रमण किए गए। 1279 में बंगाल में विद्रोह होता है। ये विद्रोह होता है किसके नेतृत्व में होता है? तुगरल खां ने किया। तुगरल खां के द्वारा क्या किया जाता है? विद्रोह किया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं कि जो बलबन ने क्या किया दोस्तों, गढ़ मुक्तेश्वर की एक मस्जिद की दीवारों पर, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर स्वयं को खलीफा का सहायक का, स्वयं को खलीफा का सहायक भी कहा। किसने कहा? बलबन ने द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बलबन की। इसके बाद दोस्तों जो गद्दी पे बैठता है तो कौन? कैकूबाद। अब दोस्तों क्या होता है, बलबन का ये कौन था? पोता था। कैकूबाद जो था बलबन का पोता था। तो बलबन का बेटा बुगरा खां था। बुगरा खां दोस्तों, बलबन का एक पुत्र था मोहम्मद। मोहम्मद की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, जो सबका ज्येष्ठ पुत्र होता है। और दोस्तों बुगरा खां, तो इसकी मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है, इसका जो बलबन का पुत्र होता है बुगरा खां। तो बुगरा खां दोस्तों जब अंतिम समय में बलबन ने अपना एक बुगरा खां का जो बेटा था शहजादा कै खुसरो, कै खुसरो को दोस्तों क्या होता है, राजकुमार गद्दी पे बिठाने के लिए अमीरों से कहता है कि हमारे के बाद क्या कै खुसरो को गद्दी पे बिठाया जाए, जो कौन था? बुगरा खां का पुत्र था। दोस्तों क्या होता है,
अमीरों के द्वारा कैखुसरो के स्थान पर कैकूबाद को राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है। कैखुसरो दोस्तों मुल्तान चला जाता है, डर की वजह से ये मुल्तान चला जाता है और इसको जगह किसे बना दिया जाता है, कैकूबाद। कैकूबाद की दोस्तों उस समय उम्र जो थी मात्र 18 वर्ष थी, युवा था और अमीरों के द्वारा कैखुसरो को राजगद्दी पर नहीं बिठाया जाता है और उसे मुल्तान भेज दिया जाता है। बाद में दोस्तों क्या होता है, जो कोतवाल फखरुद्दीन था, कोतवाल फखरुद्दीन के द्वारा कि जो दामाद था निजामुद्दीन क्या किया, निजामुद्दीन ने क्या किया, कैखुसरो की हत्या करवा देता है, कैखुसरो की हत्या करा देता है। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि कैकूबाद जो था किलखोरी का किला बनवाया। इसने क्या किया दोस्तों, ये लाल महल से बाहर चला जाता है 5-6 महीने बाद और ये यमुना के तट पर एक जगह है किलखोरी का निर्माण कराता है और वहीं दोस्तों ये रहने लगता है। कौन, कैकूबाद। दोस्तों क्या होता है, कैकूबाद जो पहले ना शराब इसने कभी पीती ना कभी कुछ वैसा कार्य किया था, जैसी गद्दी पे बैठता है तो ये मदिरा और सुरा सुंदरी का इसने भरपूर उपयोग किया और इस तरह से दोस्तों क्या होता है, ये एक अयोग्य शासक हो जाता है और पूरी जो सत्ता थी वो कौन, कोतवाल जो था फखरुद्दीन कोतवाल का जो दामाद था निजामुद्दीन के हाथों में चली जाती है। दोस्तों अंत समय में क्या होता है, कैकूबाद जो था उसको लकवा हो जाता है और वो किलखोरी में पड़ा रहता है। एक तरकेश नामक व्यक्ति ने उसको क्या किया है दोस्तों, नदी में फेंक देता है। कौन, तरकेश नामक। क्यों, क्योंकि तरकेश के जो पिता थे उसको किसने, कैकूबाद ने मृत्युदंड दिया था। इसको बदला लेने के लिए जब ये लकवाग्रस्त किलखोरी में पड़ा हुआ था तो उसी समय क्या होता है, तरकेश के द्वारा इसको एक चादर में लपेट के यमुना नदी में फेंक दिया जाता है और वहीं में से दोस्तों क्या होता है, यमुना नदी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, कैकूबाद की। दोस्तों कैकूबाद के बाद दोस्तों क्या होता है, उसका एक नवजात छोटा सा पुत्र होता था कैमूर्स। तो कैमूर्स को दोस्तों अमीरों के द्वारा जिसे शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि दी गई, शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि दी गई। इसे गुलाम वंश का अंतिम शासक नियुक्त किया। गुलाम वंश का दोस्तों ये अंतिम शासक होता है कैमूर्स। इसे राजगद्दी में बिठाया जाता है और इसका जो मंत्री दोस्तों बनता है वो फिरोज खिलजी बनता है। कौन, फिरोज खिलजी को बनाया जाता है इसका। और बाद में दोस्तों क्या होता है, कुछ महीने बाद फिरोज खिलजी क्यूमर्स को कारागार में डालकर स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाता है और जहां बाद में कैमूर्स की हत्या करा दी जाती है, कैमूर्स की हत्या करा दी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों देखते हैं हम कि जो खिलजी वंश की स्थापना अब क्या है, गुलाम वंश का यहीं से दोस्तों अंत हो जाता है और एक नया वंश चलता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी को माना गया, जिसकी उपाधि है दोस्तों शाइस्ता खां और आरिज ममालिक। तो इसमें दोस्तों खिलजी वंश का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम खिलजी वंश का नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक। तो हमने देखा कि गुलाम वंश में दोस्तों कितने शासक हुए और कहाँ से लोग स्टार्ट होता है, 1200 से लेकर और 1290 तक, 1206 से 1290 तक ये गुलाम वंश रहा। इसमें दोस्तों देखते हैं रजिया और कई शासक हुए। तो आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा, इसमें हमने दोस्तों डिटेल में चर्चा की है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है पर उसमें ऐसे फैक्ट दिए हैं जो अभी तक कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसकी PDF करने के लिए दोस्तों हमने अपने डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया है, उसमें जाकर आप इसकी जो PDF है डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमने आधुनिक भारत के इतिहास पर कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें आप इसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, चलते हैं फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक होगा खिलजी वंश।
ये नेक्स्ट जल्दी ही हम इसको अपलोड करने वाले हैं, खिलजी वंश। जय हिंद दोस्तों।